नमस्ते, मेरा नाम वंदना सरोज है और इस वीडियो में मैं बात करूंगी सभी स्टेट्स के स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के एनपीएस अकाउंट के बारे में। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम, लेकिन कुछ स्टेट्स में इसको बोला जाता है न्यू पेंशन स्कीम। जब आप लोग रिटायर होंगे तो कितनी पेंशन आपको मिलेगी आपके इस एनपीएस अकाउंट से। जितना भी पैसा आपकी सैलरी से हर महीने कट के इस एनपीएस अकाउंट में जाता है, उस पर कितना रिटर्न आपको मिलता है, क्या क्या टैक्स बेनिफिट्स आप इसमें ले सकते हैं। टाइम से पहले अगर आपको आपके एनपीएस अकाउंट से कुछ पैसा निकालने की जरूरत पड़ती है तो आप कैसे निकाल सकते हैं और कितना पैसा निकाल सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉयज के लिए एनपीएस अकाउंट ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए है। इन सभी स्टेट्स में एनपीएस ऑलरेडी लागू हो गया है और अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट में काम करते हैं, किसी भी राज्य के एम्प्लॉय हैं, तो आपका एनपीएस अकाउंट ऑलरेडी खुल चुका होगा, या अगर आप सर्विस ज्वाइन करने जा रहे हो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर तो आप एनपीएस अकाउंट खोलेंगे ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते हुए। और कोई नया स्टेट अगर अडॉप्ट करता है फ्यूचर में एनपीएस को, तो आपका एडमिन डिपार्टमेंट ही आपको ये इन्फॉर्मेशन देगा और आपका एनपीएस अकाउंट खुलवाएगा। तो इस वीडियो में एनपीएस के बारे में जितनी भी मैं जानकारी दूंगी ये बिल्कुल अपडेटेड है। जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स ने एनपीएस को लागू किया है अपने स्टेट में, तो उन्होंने कुछ ना कुछ चेंजेस के साथ लागू किया है। अब कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉयज के लिए टाइम से पहले एनपीएस से पैसा निकालने के रूल थोड़े चेंज हो सकते हैं। एनपीएस अकाउंट दो तरह का होता है, एक है टीयर 1 अकाउंट, सेकंड है टीयर 2 अकाउंट। जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने आपके लिए खुलवाना मैंडेटरी किया है उसको टीयर 1 अकाउंट बोलेंगे, जिसमें आपकी सैलरी से हर महीने कुछ पैसा कट के जाता है। तो इस वीडियो में आगे मैं जितनी भी बात करूंगी वो टीयर 1 अकाउंट के बारे में बात करूंगी, जो कि आपकी सैलरी से जुड़ा हुआ है। अब दूसरा है टीयर 2 अकाउंट। टीयर 2 अकाउंट एक तरीके से सेविंग्स कम इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। तो इसमें जितना चाहे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब चाहे आप टीयर 2 से पैसा निकाल सकते हैं। टीयर 2 अकाउंट से आप टीयर 1 अकाउंट, जो कि मैंडेटरी अकाउंट है आपकी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। टीयर 2 अकाउंट पेंशन लेने के लिए नहीं बना है, आप जब चाहें इस पैसे को निकाल सकते हैं और यूज कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस के लिए। और अगर आप चाहें तो इसको लंबे टाइम तक चला सकते हैं और बाद में पेंशन खरीद सकते हैं जिस भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से चाहें। टीयर 2 अकाउंट खुलवाने के लिए टीयर 1 जो मैंडेटरी अकाउंट है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपका होना बहुत जरूरी है। टीयर 2 अकाउंट आप अपने आप से एक्टिवेट कर सकते हैं ऑनलाइन, आप जब चाहें इसको खुलवा सकते हैं। जब आप टीयर 2 अकाउंट खोलते हैं तो इसमें कम से कम 500 रुपए आपको डिपॉजिट करना होता है। उसके बाद आने वाले हर साल में कम से कम एक बार 250 रुपीज आपको इसमें जमा करना है। ज्यादा से ज्यादा आप कितना पैसा भी इसमें जमा कर सकते हैं। इस टीयर 2 अकाउंट में जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो कुछ भी पैसा जमा नहीं करती है। तो इसमें जितना भी पैसा आपको इन्वेस्ट करना वो सिर्फ आप करते हैं, और कहाँ पे आप इसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी आप डिसाइड करते हैं। टीयर 2 अकाउंट ऑप्शनल अकाउंट है, तो ये जरूरी नहीं है आप इसको खोलें। आप चाहे तो टीयर 1 जो मैंडेटरी अकाउंट है वो भी रख सकते हैं। तो इन दोनों टीयर 1 एंड टीयर 2 अकाउंट में आप कितना भी पैसा जमा करो, मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है। अब बात करती हूँ मैंडेटरी अकाउंट की। अब इस टीयर 1 मैंडेटरी अकाउंट में दो तरीके से पैसा जमा होता है। एक, आपकी सैलरी से हर महीने आपकी बेसिक पे का और आपके डीएनएस अलाउंस महंगाई भत्ते का 10% काट के एनपीएस अकाउंट में जमा होता है हर महीने, और इतना ही पैसा स्टेट गवर्नमेंट जमा करती है आपके एनपीएस अकाउंट में हर महीने, जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते या फिर जब तक ये एनपीएस अकाउंट नहीं बंद होता। अगर आपका एनपीएस ऑलरेडी खुला हुआ है या आप नया खुलवाने वाले हैं तो दोनों के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड मैंडेटरी है। अब बात करती हूँ प्रैन के बारे में। प्रैन की फुल फॉर्म है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। जब आप स्टेट गवर्नमेंट के अंडर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होने के नाते एनपीएस खुलवाते हैं तो वहां पे भी आपके घर पे एक प्रैन किट आती है। उस प्रैन किट में आपका प्रैन कार्ड होता है, साथ में आपकी डिटेल्स होती है एनपीएस की सारी, और दो तरह के पिन होते हैं, एक टी पिन, एक होता है आई पिन। तो टी पिन इज टेलीफोनिक पिन, तो जब भी आप टोल फ्री पे कॉल करते हैं एनपीएस के तो वहां पे टी पिन आपसे मांगा जाएगा। जब आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं एनपीएस की तो वहां पे आई पिन आपसे मांगा जाएगा। तो साथ में ही आपको एक प्रैन नंबर दिया जाता है। फ्यूचर में आपको कोई भी सर्विस लेनी है अपने एनपीएस से रिलेटेड तो आपसे ये प्रैन नंबर ही मांगा जाएगा। जब तक आपका एनपीएस है तब तक एक ही प्रैन रहता है। तो ये जो प्रैन है ये ट्रांसफरेबल है एक सर्विस से दूसरे में। एनपीएस की इंटरनेट बैंकिंग है, आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यहाँ से जाके आप इसको लॉग इन कर सकते हैं
और जो भी ट्रांजैक्शन आपको करनी है, आपको पैसा और जमा करना है आपके एनपीएस टीयर 1 अकाउंट या इवन टीयर 2 में, टीयर 2 अकाउंट एक्टिवेट करना है या खोलना है, ऑनलाइन आप कर सकते हैं लॉगिन करने के बाद। और आपको कोई भी डिटेल देखनी है कि इस डेट को एनपीएस का पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है, उस पर रिटर्न कितना आ रहा है, मेरी जो ट्रांजेक्शन हुई है कितना पैसा जमा हो रहा है, गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, कोई भी ऐसी डिटेल या कोई डिटेल आपको चेंज करनी है, तो वो सब आप कर सकते हैं एनपीएस की इंटरनेट बैंकिंग से। इस टाइम एनपीएस अकाउंट के बैलेंस के अगेंस्ट आप कोई लोन नहीं ले सकते, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है लोन के रूल्स चेंज हो जाएं। अब बात करती हूँ एनपीएस में जो हर महीने आपकी सैलरी से कट के पैसा जमा होता है और जो स्टेट गवर्नमेंट भी जमा करती है, जितना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट होता है। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का पैसा सिर्फ 2 जगह ही इन्वेस्ट होता है। एक है इक्विटी, जिसको बोलेंगे स्टॉक मार्केट, तो जो कुछ कंपनीज के स्टॉक्स खरीदने के लिए आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जिसमें कि सिर्फ 100 रुपए में से 15 रुपए ही इन्वेस्ट होते हैं, तो मतलब टोटल अमाउंट का सिर्फ 15% ही इन्वेस्ट होता है इक्विटी में। सेकंड है फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स। तो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे। एक है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लोन की फॉर्म में आपके एनपीएस के पैसे को लेती है और उसके बदले इंटरेस्ट रेट देती है फिक्स्ड, तो जो एक तरीके का रिटर्न होगा आपके एनपीएस अकाउंट में। दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज। तो स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो लोन की फॉर्म में आपके एनपीएस के पैसे को लेती हैं और उसके बदले कुछ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देती है। थर्ड जो है कॉर्पोरेट, तो जितनी भी कंपनीज हैं वो भी लोन की फॉर्म में एनपीएस के पैसे को लेती हैं और उसके बदले फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देती है। अब आपके पैसे को मैनेज कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉइज का पैसा इन्वेस्ट होता है एसबीआई पेंशन फंड, एलआईसी पेंशन फंड या यूटीआई के रिटायरमेंट सॉल्यूशन में। तो इन तीनों में कितना परसेंटेज पैसा जाएगा ये डिसाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट, और ये टाइम टू टाइम चेंज भी किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। आपसे कोई भी स्कीम प्रेफरेंस नहीं ली जाती कि आप कहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। ये एसबीआई पेंशन फंड की रिटर्न है जब से ये स्टार्ट हुआ। एलआईसी पेंशन फंड का रिटर्न है 9.82% और ये यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन का रिटर्न है 9.80%। फर्स्ट है एसबीआई पेंशन फंड, ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए है। ये लिंक है अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं। ये है यूटीआई का रिटायरमेंट सॉल्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट के लिए ही पोर्टफोलियो दिखाया गया है। अब ये लास्ट है एलआईसी पेंशन फंड। जहां आपका पैसा जाता है वहां पे एक गारंटीड और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट नहीं होता है, ये चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, इनकी रिटर्न्स थोड़े कम या ज्यादा होते रहते हैं। इसलिए कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि जब आप रिटायर होंगे तो इतना पैसा आपके एनपीएस में आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप एक अनुमान लगा सकते हैं, एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं पेंशन कैलकुलेटर, यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ डाली है और यहाँ पे हर महीने जो आप डालते हैं पैसा और जितना आपका स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर डालता है, तो दोनों को मिला के कितने साल तक आप कंट्रीब्यूट करेंगे इस एज के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली आएगा, ये आपको सिलेक्ट नहीं करना है। 31 एज डाली है मैंने, तो उसके हिसाब से 29 ईयर्स तक मुझे कंट्रीब्यूट करना होगा, मतलब रिटायरमेंट की एज तक। कितना रिटर्न आप अपनी एनपीएस के पैसे पे एक्सपेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने कम से कम लेके 7% डाला है। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग आपको रिटर्न मिलेगा 8 to 10% के बीच में। तो 50% पैसा मैं एनपीएस में पेंशन खरीदने के लिए यूज करना चाहूंगी। यहाँ पे पेंशन रेट मैंने 5% डाला है, बट हो सकता है जब आप रिटायर हो तो ये 4% पे रह जाए। ये सब ऑप्शन लेने के बाद यहाँ पे अमाउंट आ गया है कि मैंने कितना पैसा टोटल इन्वेस्ट किया इतने सालों में, 6,96,000, और टोटल मुझे पैसा मिलेगा रिटायरमेंट पे वो है 22,65,474 रुपीज। इसका 50% मैंने यहाँ पे दिखाया कि मैं पेंशन के लिए यूज करूंगी, तो इसका 50% 22 लाख का करके यहाँ दिखाया है 11,32,737। अब इसके हिसाब से हर महीने मुझे पेंशन मिलेगी पूरी लाइफ 4,720 रुपीज, पूरी जिंदगी मुझे पेंशन मिलेगी। अब ये पेंशन कैलकुलेटर एक रफ आइडिया आपको देता है कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स अलाउ नहीं करती अपने एम्प्लॉयज को कि वो रिटायरमेंट से पहले अपने एनपीएस से कोई भी पैसा निकाले, तो वो जो रूल्स हैं उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के वो अप्लाई होंगे। यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड रूल्स बताती हूँ। अगर आपकी स्टेट गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप अपने एनपीएस से रिटायरमेंट से पहले भी कुछ पैसा निकाल सकते हैं जरूरत के टाइम, तो यही रूल्स लागू होंगे जो अब मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली बात, ये एनपीएस अकाउंट खुलवाए हुए आपको पूरे 3 साल हो जाने चाहिए। सेकेंड, जब तक आप रिटायर नहीं होते हैं उसके बीच में जब भी आपको पैसे निकालने की जरूरत पड़ती है तो वो मैक्सिमम आप 3 ही बार निकाल सकते हैं। थर्ड,
जब भी आप पैसा निकालने की रिक्वेस्ट देते हैं तो उस टाइम तक जितना पैसा आपने इस एनपीएस अकाउंट में डाला है उसका सिर्फ 25% तक ही आप निकालने की रिक्वेस्ट दे सकते हो। किन रीजंस की वजह से आप ये पैसा निकाल सकते हैं? पहला, अगर आपको अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए। दूसरा, अगर आपको अपने बच्चों की शादी करनी है उसके लिए पैसा चाहिए। थर्ड, अगर आप अपने नाम पे या अपनी वाइफ के साथ जॉइंट नेम पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, फ्लैट या घर खरीदना चाहते हैं। और फोर्थ, अगर आपको या आपकी फैमिली में जो भी डिपेंडेंट मदर या फादर या आपके बच्चे और आपकी वाइफ, इनमें से किसी को भी बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है जिसको क्रिटिकल इलनेस बोला जाता है, उसके इलाज के लिए आपको पैसा चाहिए। तो इन चारों केसेस में आप रिटायरमेंट से पहले भी अपने एनपीएस अकाउंट से पैसा निकालने की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके पास क्या राइट हैं या क्या अधिकार हैं आपके एनपीएस को लेके? अगर आपके स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि आपकी वजह से कोई लॉस हुआ है, कोई जुडिशियल मैटर है या कोई सर्विस रिलेटेड कोई बहुत बड़ा इशू है, तो जो भी पैसा स्टेट गवर्नमेंट हर महीने कंट्रीब्यूट करती है या पैसा जमा करती है आपके एनपीएस अकाउंट में, वो रोका जा सकता है। लेकिन जैसे ही ऐसे सीरियस मैटर्स क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद विद इन 90 डेज, 90 दिन के अंदर ये जो पैसा जमा करना होता है स्टेट गवर्नमेंट को आपके एनपीएस में, ये स्टार्ट हो जाता है। अगर रिटायरमेंट से पहले एनपीएस अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो क्या? कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज हैं कि अगर सर्विस के टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो वो फैमिली इनकम देते हैं या फैमिली पेंशन देते हैं। अब अगर फैमिली पेंशन मिलनी है आपकी फैमिली को तो उस केस में जो एनपीएस का पैसा है वो नोडल ऑफिस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के जो भी गाइडलाइंस हैं या डायरेक्शंस हैं उस टाइम पे वही फॉलो होंगी। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट्स की फैमिली पेंशन को लेके कोई पॉलिसी नहीं है, हम कोई फैमिली पेंशन नहीं देते हैं, एनपीएस का पैसा ही होता है, तो उस केस में आपके जो नॉमिनी हैं उनके पास दो चॉइस होती है। एनपीएस अकाउंट में अगर टोटल पैसा 2 लाख रुपए या उससे कम है तो आपके जो नॉमिनी हैं एनपीएस अकाउंट के, वो चाहे तो पूरा पैसा निकाल भी सकते हैं और यह एनपीएस अकाउंट बंद हो जाएगा। लेकिन अगर एनपीएस अकाउंट में 2 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट है तो उस केस में टोटल पैसे के 80% की पेंशन लेनी पड़ेगी और 20% आपका नॉमिनी निकाल सकता है। आपके जो नॉमिनी है वो चाहे तो पूरे 100% अमाउंट की पेंशन भी खरीद सकते हैं। जो भी स्टेट गवर्नमेंट का डिफॉल्ट ऑप्शन है पेंशन का, उसी हिसाब से पेंशन लेनी पड़ेगी। अब सेकंड सिचुएशन, अगर आप रिटायरमेंट से पहले, जो आपकी सही रिटायरमेंट एज है उससे पहले अपनी जॉब से रिजाइन करते हैं या वीआरएस लेते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, इस केस में अगर एनपीएस अकाउंट में टोटल पैसा 1 लाख रुपए या उससे कम है तो आप चाहें तो सारा पैसा निकाल सकते हैं या फिर उसकी पेंशन खरीदने का ऑप्शन भी आपके पास होता है। और अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट है आपके एनपीएस अकाउंट में तो आपको उसका 80% यूज करना है पेंशन खरीदने के लिए और 20% आपके पास निकालने का ऑप्शन होता है। आप चाहे तो सारे पैसे की पेंशन खरीद सकते हैं। अब थर्ड सिचुएशन, जहां पे जब सर्विस चल रही होती है उसके बीच में कभी भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं उनका कोई एक्सीडेंट हो जाता है या डिसेबिलिटी हो जाती है, उसकी वजह से वो सर्विस नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे केस में एनपीएस अकाउंट में जितना भी पैसा होगा उसका कम से कम 40% आपको यूज करना पड़ेगा पेंशन प्लान लेने के लिए, पेंशन खरीदने के लिए, और 60% तक मैक्सिमम आप निकाल सकते हैं। अब आप चाहें तो सारे अमाउंट की पेंशन भी खरीद सकते हैं। लास्ट फोर्थ सिचुएशन जो कि आइडियल सिचुएशन है, जहां पे आपने पूरी सर्विस की है और बिल्कुल जो आपका रिटायरमेंट टाइम है तभी आप रिटायरमेंट लेते हैं, तो ऐसे केस में जितना भी एनपीएस अकाउंट में टोटल पैसा है अगर वो 2 लाख रुपए से कम है तो उस केस में आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर 2 लाख से ऊपर का अमाउंट है आपके एनपीएस अकाउंट में रिटायरमेंट के टाइम पे तो उसमें से कम 40% आपको यूज करना पड़ेगा पेंशन प्लान खरीदने के लिए और ज्यादा से ज्यादा 60% तक आप निकाल सकते हैं। अब चाहे तो पूरे अमाउंट की पेंशन भी आप खरीद सकते हैं, कम से कम 40% की तो पेंशन लेनी ही पड़ेगी, उसमें जितना चाहे अमाउंट आप ऐड कर सकते हैं पेंशन को बढ़ाने के लिए। अब जैसे इंडिया में बैंक्स को रेगुलेट करता है आरबीआई, उसी तरीके से एनपीएस को रेगुलेट करता है पीएफआरडीए। पीएफआरडीए का टाई अप है कुछ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ,
जो कि पेंशन देती हैं एनपीएस अकाउंट होल्डर्स को। ये जो पेंशन है ये कैसे मिलती है, क्या क्या ऑप्शन होते हैं पेंशन लेने के लिए, आपके बाद क्या आपकी वाइफ को पेंशन मिलेगी, इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है पेंशन के ऊपर, जिसका लिंक आपको ऊपर कार्ड में मिलेगा, इस वीडियो के एंड में मिलेगा। अगर आप अपने आप से कोई ऑप्शन नहीं चूज करते तो आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने क्या ऑप्शन चूज किया अपने एम्प्लॉइज के लिए, वही एप्लीकेबल होगा आपकी पेंशन के लिए। अब बात करती हूँ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के एनपीएस अकाउंट के टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। फर्स्ट है जो हर महीने आपकी सैलरी से कट के पैसा जमा होता है एनपीएस अकाउंट में, उस पे आप 80C/CT सेक्शन के अंडर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अब जो 80C सेक्शन की जो लिमिट होती है 1.50 लाख उसके अंदर ही आएगा, तो ये एक्स्ट्रा नहीं है। दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में जितना पैसा जमा करती है, जो कि 10% है आपकी बेसिक पे का और आपके डीएनएस अलाउंस महंगाई भत्ते का, तो उस पे आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80CCT 2 के अंडर। अब इसकी भी मैक्सिमम जो लिमिट है वो 1.50 लाख है। अब थर्ड है जो आपका मैंडेटरी अकाउंट है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर एनपीएस अकाउंट खुलता ही है, उसमें आप एक्स्ट्रा 50,000 रुपए जमा करके डिपॉजिट करके सेक्शन 80CCT 1B के अंडर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ये एक ऐसा बेनिफिट है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग इंडिया में एनपीएस अकाउंट खुलवाना पसंद करते हैं। अब 2017 के बजट के बाद से जो भी पैसा आप रिटायरमेंट से पहले निकाल सकते हैं अपने एनपीएस अकाउंट से, जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो बिल्कुल टैक्स फ्री है। और जब रिटायरमेंट पे या वॉलंटरी रिटायरमेंट पे जो भी पैसा आप निकाल सकते हैं अपने एनपीएस अकाउंट से, वो भी टैक्स फ्री है। अब फ्यूचर में हो सकता है ये टैक्स रूल चेंज भी हो जाए। जो पेंशन आप लेंगे वो पूरी की पूरी टैक्सेबल होती है, वो टैक्स फ्री बिल्कुल नहीं है। और जो एनपीएस का टीयर 2 अकाउंट है जो ऑप्शनल, आप चाहें तो खुलवाए चाहे ना खुलवाए, उसमें कोई भी टैक्स बेनिफिट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को नहीं मिलता है। अब ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एनपीएस रिलेटेड, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई भी आपकी शिकायत है, कोई आपको सर्विस चाहिए, तो आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो मैंने रूल्स बताए ये स्टैंडर्ड रूल्स हैं सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के, लेकिन स्टेट टू स्टेट हो सकता है कि कुछ रूल्स डिफरेंट भी हों। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो अपने नोन रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स में काम करते हैं उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है उनके साथ मेरे सेंट्रल गवर्नमेंट के एनपीएस अकाउंट की डिटेल शेयर करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और इस वीडियो के एंड में मिलेगा। और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचते रहे, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे जाएं, यहाँ रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है, इस पे क्लिक करके घंटी के निशान पे क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें। यहाँ से वीडियो को लाइक करें और यहाँ से दूसरों के साथ शेयर करें।